तो अगर 1 अक्टूबर से आपका रेंट शुरू होता है और 30 अक्टूबर को कंप्लीट होता है तो आपको नेक्स्ट मंथ के 30 नवंबर तक आपको सेल्फ इनवॉइस इशू करना है। तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में स्वागत है। और दो आरसीएम के नोटिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं आपके साथ। पहला है कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आरसीएम और दूसरा है मेटल स्क्रैप पे आरसीएम। और एक बात और बता देता हूँ, तो ये हमारा चैनल है टैक्स बाय केके। इसमें सब्सक्राइब के अलावा और एक बटन होता है ज्वाइन का, उसको क्लिक करेंगे तो इतने सारे लेवल है जिसमें हैंडलिंग जीएसटी नोटिस है, इसको क्लिक करके आप चेक कर लें। अब हम आते हैं वहां पर नोटिफिकेशन से। ये नोटिफिकेशन नंबर 9/2024 सेंट्रल टैक्स रेट का नोटिफिकेशन है और 8 अक्टूबर 2024 को है। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के ऊपर ऑलरेडी आरसीएम था, वो मैं आपको दिखला देता हूँ। ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के ऊपर ऑलरेडी आरसीएम था, 18 जुलाई 2022 को आया। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज एनी पर्सन, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस एनी रजिस्टर्ड पर्सन। और कुछ एक्सेप्शंस भी थे कि अगर पर्सनल पर्पस के लिए है तो उस पे आरसीएम नहीं है, वो एग्जामिशन में जाएगा, लेकिन इस पे आरसीएम पहले से। अब इन्होंने क्या किया, एक और नोटिफिकेशन ले आए जहां पर इन्होंने कहा कि सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। सप्लायर कौन है, एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, और रिसिपिएंट कौन है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। इफेक्टिव कब है, 10 अक्टूबर 2024। आप लोग ने भी कई व्हाट्सएप और यूट्यूब में देखा होगा कि इसका इंटरप्रिटेशन को काफी ज्यादा मिसरेड किया गया और काफी मिस इंटरप्रेटेड है। मुझे एक बात बताइए, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब क्या है? कमर्शियल प्रॉपर्टी है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों होगा? Only commercial property, that's what I believe. ओनली कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये जो एनी प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आप गाड़ी किराए पे ले, वो तो स्पेसिफिक प्रोविजन में है ही। जनरेटर किराए पे ले, मशीन किराए पे ले, तो क्या वो भी इसमें कवर्ड हो जाएगा? शायद नहीं है सर, they may wanted to specify that whether it is commercial or residential, that's why they might have used any property. देखिए, जो लोगों ने इंटरप्रेट किया है उसको बिल्कुल गलत ढंग से इन्होंने कहा एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का प्रॉपर्टी का मतलब मूवेबल इमूवेबल दोनों समझ लिया। अब जैसे मूवेबल इमूवेबल दोनों समझ लेंगे तो क्या होगा कि जितने भी मशीन्स ये सब बाकी मूवेबल प्रॉपर्टी का किराए पे लेंगे तो उस पर भी आरसीएम आ जाएगा। अगर उनको ऐसा करना ही था तो 9 सबसेक्शन 4 में वो यूज करते। 9 सबसेक्शन 3 बड़ा स्पेसिफिक रिवर्स चार्ज है, किसी खास चीज पे रिवर्स चार्ज है। तो वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के अलावा अगर कोई चीज है तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी ही हो सकती है, बाकी कुछ नहीं। कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, जैसे एडजस्टम जनरस इज ए लैटिन लीगल मैक्सिम दैट मीन्स ऑफ द सेम काइंड और क्लास। इट इज ए रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज्ड बाय कोर्ट्स टू लिमिट द स्कोप ऑफ जनरल वर्ड्स। अब ये जो जनरल वर्ड लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, उस वर्ड को, उसके मीनिंग को लिमिट करने के लिए ये वाला इंटरप्रिटेशन करते हैं। दैट फॉलो ए लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक टर्म्स इन ए लीगल डॉक्यूमेंट। और ये किससे फॉलो हो रहा है? रेजिडेंशियल ड्वेलिंग से, अदर देन रेजिडेंशियल। एसेंशियली व्हेन जनरल वर्ड्स फॉलो स्पेसिफिक वर्ड्स इन ए स्टैट्यूटरी प्रोविजन, द जनरल वर्ड्स आर इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड ओनली आइटम्स दैट आर ऑफ द सेम type as the specific words. Now tell me whether this property is defined anywhere in the GST. Hello, whether this property is defined anywhere in the GST, yes or no? नो सर। कहीं डिफाइंड नहीं है, तो ये तो जनरल वर्ड ही हो गया ना। यस सर। उसके बाद नॉसिटर ए सॉसेस इज ए लैटिन लीगल मैक्सिम मीनिंग ए वर्ड इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। This rule of interpretation is used in the legal context to understand the meaning of ambiguous words by looking at the words or phrases surrounding it. The assumption is that words should be interpreted in the context of the words they are associated with, giving a clearer sense of their intended meaning. एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आप, अगर आप इसको इस ढंग से, ये दोनों प्रिंसिपल को अप्लाई करके नहीं इंटरप्रेट करेंगे तो बहुत ही अलग तरह से और मिसरेड मीनिंग निकलेगा, मतलब वो मीनिंग बिल्कुल गलत होगा। जैसे एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर उसको कहता है कि जलेबी के अलावा आप सब कुछ खा सकते हैं, तो इसका मतलब वो क्या निकालेगा? जलेबी के अलावा सब कुछ खा सकते हैं, इसका मतलब क्या क्या खा सकते हैं? अजीब सा एग्जांपल है, लेकिन लेट अस टेक ए पार्ट। फल सब्जी खा सकते हैं या नहीं खा सकते? जितनी तरह की मिठाइयां हैं वो खा सकते हैं या नहीं खा सकते? खा सकते हैं। खा सकते हैं। अब देखिए,
जलेबी को अगर मैं मिठाई की तरह रूप में करूँ तो मिठाई के अलावा वो सब कुछ खा सकता है। अब सब कुछ खा सकता है तो क्या सोना चांदी भी खा सकता है? मतलब बहुत ही अजीब सा इंटरप्रिटेशन हो रहा है ना। अगर मैं उस तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बहुत ही बेकार एग्जांपल लिया, लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ओनली एंड ओनली मींस कमर्शियल प्रॉपर्टी, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसमें किसी को कुछ कहना है? किसी को अभी भी लगता है कि ये इमोल प्रॉपर्टी के अलावा मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो तो प्लीज चलिए। अब मुझे एक बात बताइए, एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएगा? शॉप, गोडाउन, वेयर हाउस, फैक्ट्री एक्सेट्रा। कुछ इसमें छूटा हुआ है तो बताइए तो मेरे को, एनीथिंग। चलिए, सप्लायर यूआरपी है और रिसिपिएंट आरपी है। आरसीएम या एफसीएम? आरसीएम, आरसीएम, आरपी टू आरपी, FCM, फॉरवर्ड चार्ज, एम, आरपी टू यूआरपी, फॉरवर्ड, FCM, यूआरपी टू आरपी, सॉरी यूआरपी टू यूआरपी, कुछ नहीं। नील। क्यों नील है? नो फॉरवर्ड चार्ज लिमिट मिलता है और FCM तो ये आरसीएम तो है नहीं, और फॉरवर्ड चार्ज तो तब लगता है जब ये रजिस्टर्ड होगा, और ये रजिस्टर्ड है नहीं, नीदर रजिस्टर्ड नॉर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, इसीलिए नील है। अब फिर और एक कैटेगरी ऐड कर सकता है, यूआरपी टू कंपोजिशन डीलर। ओके, यूआरपी, इसका बता दीजिए क्या होगा? आरसीएम होगा। सर कॉम्पोजिशन भी डीलर RCM डीलर की रजिस्टर्ड ही हुआ ना, आरसीजी में भी कवर हो गया है ना वो भी। तो ये भी आरसीएम में चला जाएगा, ठीक है। सर, इसमें रेट वो भी एक लिख दीजिए। रेट 18%। हाँ, वो उसमें भी है ना सर, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए वो भी ओके, कहीं कहीं 6% भी है ना सर। छोड़िए इसको, रेट पे नहीं जाते, नहीं तो फिर अलग किताब बनने लगी। ठीक। ठीक है। अच्छा, रेजिडेंशियल का एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, सेम है यहाँ भी। तो यूआरपी टू यूआरपी, रेजिडेंशियल यूनिट। देखिए यहाँ पर एक कहानी है, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर फॉर रेजिडेंशियल पर्पस है, रेजिडेंशियल यूनिट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, तो कहीं कहीं एग्जाम्पशन भी है कंडीशंस में। तो हमने कहा यूआरपी टू यूआरपी रेजिडेंशियल यूनिट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस है तो निल है, और निल इसलिए है क्योंकि लेवाई ही नहीं है। तो मैं इसको है ना, ये एग्जाम्पशन नहीं लिखता हूं, मैं लिखता हूं सिंस नो लेवाई। एग्जाम्पशन का तो सवाल तब उठेगा जब कोई चीज टैक्सेबल है, जब टैक्सेबल ही नहीं है तो एग्जाम्पशन का सवाल ही नहीं उठेगा, तो इसीलिए नो लेवाई करो। यूआरपी टू यूआरपी रेजिडेंशियल यूनिट कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो बताइए, तो 6AB में कवर हो सकता है? नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि वहां लिखा हुआ है अदर देन रेजिडेंशियल। अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग लिखा हुआ है, याद रखिए। तो रेजिडेंशियल यूनिट है या कमर्शियल यूनिट है वो तो म्युनिसिपैलिटी के पेपर से पता लगता है। अगर रेजिडेंशियल यूनिट को अगर आप किराए पे दे रहे हैं तो वो 6AA में कवर होगा, याद रखिएगा। तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज a रेजिडेंशियल यूनिट और कमर्शियल यूनिट। इफ इट इज a रेजिडेंशियल यूनिट इट विल बी कवर्ड हियर, पर्पस बाद में देखेंगे। इफ इट इज a कमर्शियल यूनिट इट विल बी कवर्ड हियर, पर्पस इसमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कमर्शियल में कोई रेजिडेंशियल एक्टिविटी नहीं करेगा। शॉप, गोडाउन, वेयर हाउसेज। अब आ गया, तो यूआरपी टू यूआरपी रेजिडेंशियल यूनिट भले कमर्शियल पर्पस के लिए, सिंस सप्लायर इज नॉट ए टैक्सेबल पर्सन, तो सिंस नो लेवाई ये दोनों में। आरपी टू यूआरपी, हेलो, आरसीएम है या फॉरवर्ड चार्ज है? आरपी टू यूआरपी, सर नो लीव है ना। आरपी टू यूआरपी आरसीएम है या नहीं है? सबसे पहले आरसीएम होगा नहीं। आरसीएम होगा नहीं। अब आरसीएम नहीं होगा तो उस पे फॉरवर्ड चार्ज पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, फॉरवर्ड लग सकता है लेकिन उसको एग्जाम्पशन रेसिडेंशियल वो है, नो लेवल। रेजिडेंशियल यूनिट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस तो फॉरवर्ड चार्ज में भी नहीं लगेगा, एग्जाम्पशन इन सीरियल नंबर 13, करेक्ट है। लेकिन अगर आरपी टू यूआरपी है, रेजिडेंशियल यूनिट किराए पे दिया और कमर्शियल पर्पस के लिए दिया हुआ है, फॉरवर्ड तो टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, करेक्ट है ना? क्योंकि एग्जाम्पशन मिलना नहीं है। अब आइए, यूआरपी टू आरपी, जहां पर कंपनी है, फर्म है, प्रोप्राइटर है, रेजिडेंशियल यूनिट रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है, तो बताइए आरसीएम होगा। आरसीएम कब होगा? वेर इज नॉन रेसिडेंशियल प्रोप्राइटर के केस में मैं बता देता हूं, मैंने बहुत पहले भी डिस्कस किया कि लेवाई होने के लिए बिजनेस पर्पस होना जरूरी है। हेलो, अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल अकाउंट में इस किराए पे लिया और अपने पर्सनल यूज कर रहा है तो लेवाई नहीं है ना। ओके, इसीलिए अगर यूआरपी टू आरपी और आरपी प्रोप्राइटर है तो आरसीएम नहीं होगा, उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर पार्टनरशिप, फर्म और कंपनी किराए पे लेता है, तब तो वो मैं मान के चल रहा हूं कि वो बिजनेस पर्पस के लिए ले रहा है, उसके बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो नजर आएगा। हेलो, यस, तो वहां पर तो आरसीएम लगेगा ही लगेगा।
तो टैक्सेबल अंडर आरसीएम इफ देयर इज लेवाई, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रोप्राइटर है या अदर है। दूसरा, यूआरपी टू आरपी अगर कमर्शियल पर्पज है फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, ये तो आरसीएम में जाएगा ही जाएगा, यस और नो? Yes, sir. ओके, अब आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कैसे हो, जब आप ऑडिट कर रहे होंगे टैक्स ऑडिट, तो आप कैसे करेंगे? दिस हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड आल्सो। हाउ टू? रेंट एक्सपेंस को एंट्री जो होती है उसको पकड़ते हैं और फिर उसको ये रेंट किसके लिए दिया गया है और एंटिटी कौन सा है, प्रोप्राइटर है, रेंट जो है किसके लिए, मतलब बिजनेस का प्रॉपर्टी के लिए, बिजनेस यूज के लिए दिया गया है, कमर्शियल यूज के लिए दिया गया है, उसको देखते हैं सर। तो ऐसे जितना भी आप ऑडिट करें, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेजर अगर रेंट का है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये रेंट रेजिडेंशियल का है या कमर्शियल का है, और रेजिडेंशियल का है तो कमर्शियल पर्पस के लिए है या फिर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है। फिर आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो सप्लायर है वो कौन है। रिसिपिएंट को तो आपके बारे में पता ही है। अब सप्लायर आइडेंटिफाई हो गया, रेजिडेंशियल में कमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पस आइडेंटिफाई हो गया, कमर्शियल है या नहीं है ये आइडेंटिफाई हो गया, देन यू विल अप्लाई 6AA या 6। अब आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि 10 अक्टूबर 2024 के बाद जो भी आप रेंट का पेमेंट किया जा रहा है, तो लेजर हैज टू बी आइडेंटिफाइड अक्टूबर से पहले यानी कि सितंबर तक या 9 अक्टूबर तक जितने भी रेंट के पेमेंट, उस पे तो कमर्शियल पे कोई आरसीएम नहीं है, लेकिन अगर 10 अक्टूबर के बाद कमर्शियल रेंट है और होगा ही होगा, आपको कुछ मान लीजिए 100 क्लाइंट में से हम मुझे लगता है 60-70 में मिल भी जाएगा। ऐसा भी होता है वो कैश में रेंट पे कर रहा है, ये भी पॉसिबल है, तो उसका आप कैसे करेंगे ये भी आपको, तो 60-70 में तो मिलने ही मिलने हैं। तो ये कमर्शियल रेंट पे आपको रिटर्न फाइल करने से पहले कैश में इसका पेमेंट करवाना पड़ेगा फ्रीबी में, उसका फिर आप क्रेडिट लेंगे और इसका सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, सेल्फ इनवॉइस, क्योंकि जिससे आप रेंट पे ले रहे हैं वो तो यूआरपी है। तो यूआरपी केस में यू हैव टू जनरेट अ सेल्फ इनवॉइस। सेल्फ इनवॉइस कब जनरेट करना उसका भी डेट आ चुका है, व्हेन यू रिसीव द सर्विस। तो यू जैसे आप रेंट का पेमेंट करें, आप यू जनरेट अ सेल्फ इनवॉइस, क्लेम क्रेडिट इन पे द टैक्स थ्रू 3B एंड क्लेम क्रेडिट इन। किसी को कुछ और कहना है तो बताइए। सर हमारा एक अजीब केस है। कॉमर्शियल वाला केस तो सर 10 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ ना, करेक्ट। 10 अक्टूबर 24 कौन कह आरसीएम। रहा था अजीब सा केस है, बताइए। हाँ सर, our owner is registered under GST, but he is not charging in the rent. In our rent, he is not charging GST. So what will happen, sir? It is a commercial property. Then the recipient is benefited. It is his lookout. Supplier is lookout. Landlord is lookout. Correct. हाँ ठीक है, सप्लायर फिर सप्लायर का ऑडिट होगा तब। अब when you are he is also registered, you are also registered, but it should be assured from your side that he is registered or not. He is registered. And your entity is not ours. It is not a partnership firm, or then it is a company. Then if it is a proprietary firm, then it's okay. You enjoy. चलिए और सर पार्टनरशिप फर्म अगर सप्लायर है तो अनरजिस्टर्ड को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आरसीएम में। पार्टनरशिप फर्म सप्लायर है अगर हाँ अनरजिस्टर्ड को रेंट पे दे रहा है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यूआरपी को भी। इसको क्यों रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं होता है, नहीं, उसका टर्नओवर के बेस पे ही जाएगा रजिस्ट्रेशन। नहीं इसको क्यों रजिस्ट्रेशन? नहीं क्राइटेरिया मिलेगा, आरसीएम में लगेगा वो। आरसीएम तो एप्लीकेबल ही नहीं है, ये फॉरवर्ड चार्ज में ये टैक्स कलेक्ट करेगा, टैक्स कलेक्शन करेगा। अच्छा ठीक है सर। और सर रेंट के केस में ऐसा होता है कि डे 1 ही रेंट का ड्यू हो जाता है। जैसे अक्टूबर मंथ है तो 1 अक्टूबर को ही लोग ड्यू कर देते हैं। पेमेंट थोड़ा सा 10 को आए, 11 को आए, 12 को आए, लेकिन 1 को ही बिल जनरेट कर देते हैं। उस केस में टैक्सेबिलिटी तो 1 का ही मानेंगे ना? ये देखिए, सेल्फ इनवॉइस जनरेट करने का इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, मैं एक बार निकाल लेता हूँ। सर रेंट तो सर्विस है ना सर? यस, तो सर्विस के केस में तो हम मैक्सिमम 60 दिन का समय तो मिलता ही है ना बिल रेज करने को। करेक्ट। नहीं सर, एज पर एग्रीमेंट क्या होता है 30 डेज आरसीएम में 30 है सर, लेकिन अक्टूबर का बिल अगर मैं 30 अक्टूबर को करूँ तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बट यूजुअली क्या होता है कि वो जीएसटी में जाना होता है तो डे 1 को ही जिसकी इनवॉइस होती है वो डे 1 ही जनरेट कर देता है ना, फॉर द मंथ, मतलब एडवांस में रेंट होता है ना।
नहीं, एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, एडवांस में है या महीना खत्म होने के बाद, वो उसके ऊपर डिपेंड यस, करता है। मैक्सिमम जितने महाराष्ट्र में होते हैं सब में एग्रीमेंट में डे वन ही रहता है, एडवांस में ही नहीं रहता नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो है वो महीना खत्म होने के बाद, हम महीना शुरुआत होने के पहले नहीं देते हैं रेंट। हमने यूज ही नहीं किया तो रेंट काय का देंगे, हम सर यूटिलाइज करेंगे उसके बाद देंगे। एडवांस के मैक्सिमम एडवांस के जी केस में तो पहले दिन ही जनरेट हो जाती है, और इस केस में अक्टूबर में अगर 1 अक्टूबर को हो गया तो एप्लीकेबिलिटी नहीं आनी चाहिए आरसीएम की। जी अजय जी अजय एक काम करते हैं, मैं ये पढ़ तो लें जितना। रूल 47A, time limit for issuing tax invoice in cases where recipient is required to issue invoice. When recipient is required to issue invoice, URP to RP, ये वाला केस 31(3)(f), और ये एप्लीकेबल हो रहा है 1 नवंबर 2024 से। और देखिए क्या लिख रहा है, notwithstanding anything contained in Rule 47, Rule 47 में within 30 days, within 45 days banking company, where an invoice is referred to in Rule 46 is required to be issued under this clause by a registered person who is liable to pay tax under section 9(3) and 9(4), he shall issue the said invoice within a period of 30 days from the date of receipt of the said supply of goods or services or both as the case may be। तो अगर 1 अक्टूबर से आपका रेंट शुरू होता है और 30 अक्टूबर को कंप्लीट होता है, तो आपको नेक्स्ट मंथ के 30 नवंबर तक आपको सेल्फ इनवॉइस इशू करना है। तो ये तो टाइम लिमिट आ ही गई ना अब। ये तो सर मैक्सिमम टाइम बताता है ना, विद इन। हाँ। बट एज पर एग्रीमेंट अगर 1 अक्टूबर को कोई इनवॉइस जनरेट करने का रूल है कि वो हम डे वन ही इनवॉइस रेज करेंगे और उसका पेमेंट लेंगे, तो उस केस में तो तब भी क्लॉज में तो आ ही गया, क्योंकि एक दिन की भी अगर रेंटल की इनकम है वो 30th को कंप्लीट तो नहीं होती है ना, वो तो एक को भी कंप्लीट हुआ ना डे वन के हिसाब से अगर देखें तो। नहीं, जब भी कंप्लीट हुआ, देखिए वो तो उस पर तो अलग डिस्कशन हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 अक्टूबर को आप कह रहे हैं मेरा, 1 मिनट, आप कह रहे हैं मेरा 5 तारीख को, हर महीने के 5 तारीख को रेंट ड्यू होता है, करेक्ट? यूआरपी तो आपको कोई इनवॉइस देने वाला नहीं है जी। तो आपको नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख तक आपको सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना है बस। जी। और सर ये भी चीज है ना कि 1 तारीख को रेंट ड्यू हो गया, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एग्रीमेंट क्या बोलता है। अगर एग्रीमेंट एडवांस के ऊपर है और आपकी टैक्सेबिलिटी है, तो सर इनवॉइस भी लेट जनरेट करने को बोल रहा है, 30 दिन का टाइम हमको 31F दे रहा है, तो फिर हम आरसीएम में क्यों जाए? वो हमारे पास है ना, वो उससे हम बच जाएंगे, नहीं भर पाएंगे इसका अक्टूबर का। और सर मई अप्रैल में जून का अगर मैं बिल नहीं इशू कर पाया तो जून जुलाई अगस्त में भी तो कर सकता हूँ। और हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता है, 1 महीने का नहीं किया तो अगले महीने में डबल का बिल चढ़ा दो, ये भी होता है। वो तो चलता है, वो कोई बात नहीं, उसमें इतना ज्यादा नहीं है, आरसीएम भर दो, बात खत्म हो गई। मैक्सिमम आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट ही तो लगेगा, उससे ज्यादा कुछ होना नहीं। और आजकल ये सब देखते नहीं है, ये पूरा जो रेंट का एक्सपेंडिचर होता है उसके ऊपर आरसीएम भरा गया है कि नहीं वो देख लेते हैं, हो गया तो बात खत्म। ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का एग्जांपल है इसमें, है ना, फिक्स इंटरवल पे। चलिए ठीक है, तो ये भी कंप्लीटेड इट। किसी को और इसमें कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं। सर ये जो रेंट का आरसीएम है, रेंट का आरसीएम, ये कंपोजिशन डीलर को भी एप्लीकेबल है ना सर? यस, कंपोजिशन डीलर के लिए कॉस्ट हो गया। और सर सिक्योरिटी के लिए उसको एग्जम्पशन दिया है कि सिक्योरिटी सर्विसेज में भी आरसीएम है, लेकिन वो कंपोजिशन को वहां पे एग्जम्पशन है तो वो नहीं पे करेगा, लेकिन यहाँ पे उन लोग को डाल दिया। हाँ, ये तो बर्डन ही हुआ, 18% उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर बर्डन बढ़ गया। हाँ सही है। और सर एक और इशू था कि जो घर से नंबर लेते हैं और घर से ऑपरेट करते हैं, वो क्या करेंगे? मतलब वो रेजिडेंशियल यूनिट है या कमर्शियल यूनिट है? रेसिडेंशियल यूनिट है लेकिन घर से ही ऑपरेट करते हैं, जैसे कंप्यूटर डीलर है, वो ट्रेडर है, नहीं वो फिर पर्पज कॉमर्शियल हो गया ना। हाँ, उस केस में आपको यहीं पर आएगा ये। फिर ये तो आरसीएम रेंट चार्ज करने पे ना, अगर अपनी ही वो है, मान लो मेरी रेजिडेंशियल में मैं खुद हूँ, मैं ही प्रोपराइटर हूँ, तो मैं खुद को रेंट थोड़ी दूंगा। हाँ नहीं सर, ये रेंट वाला था। ये जो देखिए ना, एक और एंट्री आई थी, वो जो रेसिडेंशियल डीलिंग पे कमर्शियल कर रहा है, तो वो केस में भी लिखा तो है ये। अरे अभी और एक एग्जांपल ऐड कर सकते हैं इसमें। रेजिडेंशियल यूनिट है बट कंपनी ने गेस्ट हाउस उसको बनाया हुआ है कि लोग आते हैं जो भी वो वहाँ स्टे करते हैं, तो पर्पज उसका आरसीएम है, देख ली मैं। हाँ, उसमें आरसीएम है, लेकिन हम पर्पज की बात कर रहे हैं कि वो तो रेजिडेंशियल यूनिट है बट उसको कॉमर्शियल माना जाता है क्या? नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर कंपनी के केस में, अगर कंपनी ने कोई रेजिडेंशियल यूनिट किराए पे लिया है अपने डायरेक्टर्स के लिए, तो वो पर्पस के लिए लेवाई है, उस पे आरसीएम है। सही है सर। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर यही होता सर और गेस्ट हाउस लिया है तो करेक्ट। नहीं, तब तो बता ही दिया था ना, अगर वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, अपने
खुद पर्सनल के लिए पर्पस के लिए अगर घर किराए पे लिया तो उस पर आरसीएम नहीं है, लेवाई नहीं है। नहीं सर, अपने लिए नहीं, कस्टमर के लिए मान लीजिए गेस्ट हाउस या कोई स्टाफ अदर स्टेट से आता है सब तो है, गेस्ट हाउस के लिए। बिल्कुल है। सर और एक केस आता है, दिस पीजी टेक ऑन रेंट टू द रेसिडेंशियल हाउसेस एंड रन पीजी। उस सब का तो क्लैरिफिकेशन आ गया ना, हॉस्टल पीजी सब रेजिडेंशियल रेट के लिए है, उसमें कुछ लिमिट उमिट भी लगाने वाले हैं कितने रुपए तक। That is for their outward supply it is exempt sir, but for inward supply RCM will be applicable. नहीं, अगर एग्जेम्प्ट है तो क्यों आरसीएम लगेगा? नहीं, इनवर्ड के लिए तो एग्जेम्प्ट नहीं है ना। अरे अरविंद जी, मैं ये कह रहा हूं, मुझे इनवर्ड आउटवर्ड तो बाद में मैं सोचूंगा, और आरसीएम फॉरवर्ड भी बाद में सोचूंगा। पहले ये बताइए कि अगर वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो आरसीएम या फॉरवर्ड चार्ज दोनों ही नहीं लगेगा ना? अगर नहीं सर, वो if he is renting for more than 90 days on a continuous basis and rent collected is less than 20,000, then his outward supply is exempt, but for inward supply there is no exemption. अरे नहीं अरविंद जी, ऐसे मत। मैं बड़ा सिंपल, वो 20,000 90 डेज भूल जाइए, मैं बहुत सिंपल सा एक बता रहा हूं। इफ एनीथिंग इज एग्जेम्प्ट नीदर आरसीएम नॉर फॉरवर्ड। आप अगर ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉरवर्ड चार्ज तो एग्जेम्प्ट है, इनवर्ड सप्लाई के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वो लिखेंगे भी नहीं, कभी नहीं लिखेंगे। इफ इट इज एग्जेम्प्ट देन इट इज एग्जेम्प्ट फॉर बोथ आरसीएम एंड फॉरवर्ड चार्ज। ओके सर। लेकिन डॉक्टर्स के केस में ऐसा ही होता है ना, डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड हॉस्पिटल लेते हैं रेंट पे, लेकिन उनका तो सर्विस एग्जाम्प्ट है, तो आरसीएम नहीं देने का उसको, क्योंकि रजिस्टर ही नहीं करने का है। करेक्ट सर? ठीक है। ओके सर। सर क्वेश्चन तो गुड है। अगर कोई डॉक्टर क्लिनिक के लिए कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहा है तो फिर तो एग्जाम्पशन ही है सर उसको पूरा 100%। हाँ, 100% एग्जाम्प्ट। मतलब हॉस्पिटल सर, ये डॉक्टर का जो सर्विस है वो एग्जाम्प्ट है, अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है सर्विस उसका। तो ये जो रेंट पे लिया है प्रॉपर्टी, उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है और आरसीएम भरने की जरूरत नहीं है। क्या चीज रेंट पे लिया हुआ डॉक्टर ने? हॉस्पिटल सर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, जो भी बोल सकते हैं आप। अगर इसमें मेडिकल है तो जिग्नेश सर, मेडिकल है तो मेडिकल स्टोर है तो हो जाएगा, देखो मेडिकल स्टोर वाला हो जाएगा। एक मिनट, आप लोग एक क्वेश्चन का तो आंसर निकलता नहीं है, दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी आ जाता है। डॉक्टर ने शॉप किराए पे लिया, करेक्ट सर? आई मेक इट वेरी क्लियर, डॉक्टर ने क्लिनिक और हॉस्पिटल रेंट पे लिया है। हाँ, उसका तो मेडिकल भी है, मेडिकल प्रैक्टिस समझ करता गया, है। वो तो ठीक है। अब मान लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, एक यूआरपी है, डॉक्टर भी यूआरपी है, करेक्ट? दोनों अगर यूआरपी है और डॉक्टर कोई भी किराए पे लेता है कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो उस पे नो लेवाई है, करेक्ट? यस सर। अब आप अगर उसमें एग्जाम्पशन का नोटिफिकेशन ढूंढ रहे हैं तो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन नहीं है, लेवाई ही नहीं है। सर बिकॉज अगर जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड डीलर है सर जो दे रहा है वो, और डॉक्टर ने वहां पे लिया है, फिर उस केस में क्या होगा? प्रॉब्लम ये है, कुछ एक चीज कंप्लीट करता नहीं, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, एक बार बोलने तो दीजिए मेरे को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहां आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं मैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर क्लैरिटी आएगी। यूआरपी टू यूआरपी देर इज नो टैक्स सिंस देर इज नो लेवाई। कोई एग्जाम्पशन नहीं है, याद रखिएगा। नो लेवाई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये भी रजिस्टर्ड नहीं है, ये भी रजिस्टर्ड नहीं है। अब आगे समझिए, ये यूआरपी है और ये आरपी है, यानी कि ये रजिस्टर्ड है, डॉक्टर रजिस्टर्ड है और उसने कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे ली है। बताइए आरसीएम लगेगा नहीं लगेगा सर, रजिस्टर्ड इसलिए लगेगा। हाँ, आप यहां पर थोड़ी बोलेंगे कि डॉक्टर का आउटवर्ड सप्लाई, तो वो तो हॉस्पिटल सर्विस या पेशेंट सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट एग्जाम्प्ट नहीं है। रजिस्टर हो गया इसलिए हो गया, बराबर। तो अगर आप एकदम ये स्टेटमेंट देते हैं डॉक्टर कोई भी चीज करेगा वो सब एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही अब है। हमें क्या बोल रहे हैं, बोलिए। सर मेरा सिर्फ ये सवाल था, मेरी प्रॉपर्टी है कमर्शियल प्रॉपर्टी और मैं रजिस्टर हूँ, कोई डॉक्टर आया मेरे से लेने के लिए कि आप मुझे प्रॉपर्टी किराए पे दे दो, ऐसे केस में मैं उसको लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? क्यों नहीं लगाएंगे? नहीं, वो बोलेगा डॉक्टर हूँ, मेरा एग्जाम्पशन है सिर्फ सर्विस। You are supplier, you are RP, you must charge tax. ऐसे तो Not see whether the resultant is taxable or not. ओहो, ऐसा इंटरप्रिटेशन प्लीज मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। आप तो अमित जी कई साल से हैं। ऐसे तो सर, हाँ, ऐसे तो सर अगर सप्लायर किसी अनरजिस्टर्ड को बेचेगा, अनरजिस्टर्ड कहेगा मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, मेरे पे जीएसटी मत चार्ज करो।